दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं जालौन टैक्स न्यूज चैनल। बात शुरू करने के पहले फिर आपसे वही गुजारिश कर लूं, निवेदन कर लूं, अपील कर लूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, घंटी की आकृति वाला बटन दबाएं, ताकि जो भी नया वीडियो हम डालें उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाया करे। आप हमारे वीडियो को लाइक करें। आपके करने से हमारा उत्साहवर्धन होता है, हमारा मनोबल बढ़ता है, जिसकी वजह से हम चैनल की निरंतरता बनाए रखे हुए हैं और आगे भी बनाए रखेंगे। और आप जो है कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर लिखें, क्योंकि हम आपकी प्रतिक्रिया को बहुत गौर से, बहुत गंभीरता से पढ़ते हैं, उससे सबक सीखते हैं। हमें उससे पता चलता है कि आप हमारी वीडियो के बारे में क्या सोच रहे हैं। हमारे वीडियो का अगर कोई कमी नजर आ रही है तो उस कमी की ओर अगर आप इंगित करेंगे तो उस कमी को हम स्वीकार करके उस कमी में सुधार करने का प्रयास करेंगे। और हमारे वीडियो अगर आपको पसंद कर आता है तो आपकी राय जो है, जो आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, उसकी राय से हम जो है और ज्यादा प्रेरित होंगे और ज्यादा उत्साहित होंगे। आज बात करनी है उत्तर प्रदेश में एक बार फिर कार्यवाहक डीजीपी बनाए गए, एक बार फिर कार्यवाहक डीजीपी बनाए गए प्रशांत कुमार। प्रशांत कुमार को डीजीपी बनाएंगे 31 जनवरी को, विजय कुमार के रिटायर होने के बाद में। ये तो तय माना जा रहा था, लेकिन क्योंकि प्रशांत कुमार को डीजीपी बनाने में बहुत जो उनके 1 दर्जन से ऊपर उनके जो अधिकारी थे, वैसे तो 19वें नंबर पे हैं, लेकिन बहुत सारे 1-2 महीने में रिटायर हो जाने वाले डीजीपी तो वो, और कुछ केंद्र में है, तो इसलिए जिनके बीच में से चुनाव करना था, जो जो नाम पैनल में प्रस्तावित किए जा सकते थे, तो उनमें वो 12वें नंबर की सीनियरिटी थे। 1 दर्जन आईपीएस अधिकारियों को, 1 दर्जन डीजीपी स्तर के आईपीएस अधिकारियों को उनकी वजह से सुपरसीड करना पड़ा। और यही वजह थी कि उनको भी कार्यवाहक डीजीपी बनाया गया है, और उनको भी स्थायी डीजीपी नहीं बनाया जा सकता। अब उनको डीजीपी बनाने के पीछे भावना उनको डीजीपी बनाना आखिर क्यों तय समझा जा रहा था, क्योंकि स्पेशल डीजी का दर्जा तो उनको पहले जब मिल ही चुका था, तो बस उन्हीं के लिए माना जा रहा था कि अब उन्हीं के लिए प्रतीक्षा हो रही है स्थायी डीजीपी के रूप में, क्योंकि वो जो सत्तारूढ़ पार्टी की विचारधारा है उससे कमिटेड है। उसके प्रति उनकी, जब वो मेरठ जोन के आईजी थे, तब उन्होंने जिस ढंग से कांवरियों में सबसे पहले पुष्प वर्षा की थी हेलीकॉप्टर से, तो तभी उन्होंने अपने जाहिर कर दिया था कि वो हिंदुत्ववादी एजेंडे को पूरा करने वाली जो नौकरशाही चाहिए। और जब एक खास विचारधारा की एक आती है, कोई पार्टी सत्ता में आती है, तो उसको नौकरशाही भी, जजेज भी, उसको न्यायपालिका भी उसको कमिटेड चाहिए। कमिटेड उसी के विचारधारा से अनुप्राणित प्रशासनिक तंत्र चाहिए, न्यायिक तंत्र चाहिए। अब कांग्रेस में तो सभी तरह की विचारधाराएं, उसमें तो दक्षिणपंथी थे, उसमें तो हिंदूवादी भी थे, उसमें तो जो है वो भी थे, उसमें तो धर्मनिरपेक्ष भी थे, उसमें तो समाजवादी भी थे। और ये आजादी के तत्काल बाद से चला आ रहा था ये सिलसिला। राजेंद्र प्रसाद भी थे, वो विशुद्ध का धार्मिक व्यक्तित्व थे, और वो धर्म को सरकार के काम से अलग रखना चाहते थे, जो जवाहरलाल नेहरू थे। इसीलिए जब सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार किया गया, पुनर्निर्माण किया गया, तो राजेंद्र प्रसाद जी जब जाने को उद्यत हुए, तो जवाहरलाल जी ने उनको रोकने का प्रयास किया था कि वो राष्ट्रपति के पद पर हैं, इसलिए उनको नहीं जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं माना था। और अपने धार्मिक रूढ़वादी रवैये की वजह से ही उन्होंने हिंदू कोड बिल को पास नहीं होने दिया था, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने तैयार किया था, और जो स्त्रियों को अधिकार देने के मामले में उस समय का एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। लेकिन उस समय पे लोगों की मानसिकता, हिंदू समाज की मानसिकता वैसी नहीं बन पाई थी कि वो स्त्रियों को बराबरी का दर्जा देने का अधिकार
के अधिकार की तस्लीम कर पाती, उस अधिकार को अनुमोदित कर पाती, स्वीकृत कर पाती। तो इसलिए रूढ़िवादी तबके से जो कांग्रेस में प्रभावी स्थिति में थे, उन्होंने बड़ा विरोध किया और जवाहरलाल जी भी बचाव नहीं कर पाए बाबा साहब अम्बेडकर का, और बाबा साहब अम्बेडकर ने इसीलिए केंद्रीय विधि मंत्री के पद से उस समय इस्तीफा दिया था। उसके बाद इंदिरा गांधी आई। इंदिरा गांधी सोवियत संघ से प्रभावित थी, वो कम्युनिस्ट वाले ही नहीं थी, लेकिन वो जो है वो भी एक खास डायरेक्शन में, जैसे अभी की सरकार ले जाना चाहती है। और उसके बाद में एक स्थिति बनेगी जब स्थिरता आएगी, और उस स्थिरता में फिर प्रोफेशनलिज्म को तलाशा जाएगा। जबकि अभी तो प्रोफेशनलिज्म के तलाशे जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अभी तो वो स्थायित्व पैदा कर देना, उस डायरेक्शन में स्थायी रूप से पहुंचा देना देश को। तो इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ से वो प्रभावित थी और सोवियत संघ को मॉडल मान के उन्होंने प्रयास किया था। तो उनके जमाने में सबसे पहले जो है ये जुमला चर्चा में आया था, कमिटेड नौकरशाही का, कमिटेड न्यायपालिका का, प्रतिबद्ध न्यायपालिका का, उनके जमाने में जो है ये जुमला प्रकाश में आया था। और उन्होंने कोशिश की, लेकिन वो भी बाद में 1980 के बाद वो दोबारा जब सत्ता में आई, उन्होंने जल्दी सत्ता खो दी थी इमरजेंसी लगाने की वजह से। इमरजेंसी लगाने का फैसला भी उन्होंने जो है वो भी सोवियत संघ की जनवादी सरकार से प्रभावित होकर, प्रेरित होकर किया था। और इसलिए जहां उन्होंने हो सकता है व्यक्तिगत सत्ता की रक्षा के लिए इमरजेंसी लगाई थी, लेकिन वो साथ साथ में वो जनवादी उद्देश्यों को पूरे करने का भी प्रयास उन्होंने इमरजेंसी के दौरान किया था। और उस समय उन्होंने वो तलाशे थे, जो है प्रशासन में भी वो अधिकारी तलाशे थे, न्यायपालिका भी, जो उनकी विचारधारा को समझ सके और खुद जो उस विचारधारा से प्रेरित हो। लेकिन उसके बाद में 1980 में जब बदलाव आया, और लेकिन उसके बाद फिर उनकी हत्या भी हो गई। और 1980 में जो बदलाव उनका आया था उसके कारण जो राष्ट्रीय सेवक संघ ने उनका साथ दिया 1980 के चुनाव में। इसीलिए उस समय जो जनता पार्टी थी, जिसमें जनसंघ घटक शामिल था, उसको वांछित सफलता नहीं मिल पाई थी चुनाव में। और उसके बाद 84 में भी उनकी हत्या के बाद में राजीव गांधी पर भी अरुण नेहरू के नेतृत्व में जो कट्टर हिंदूवादी मानसिकता का जो तबका था कांग्रेस का, वो हावी हो गया था। और फिर वो हावी बना रहा राजीव गांधी के कार्यकाल में लंबे समय तक। उसी ने राम जन्मभूमि का ताला खुलवाने का फैसला राजीव गांधी से करवाया। उसी ने दूसरे फैसले भी, तमाम ऐसे फैसले कराए जिनको लेके जो है राजीव गांधी की तन्मयपेक्षता पे आक्षेप लगा। और उसके बाद में जब राजीव गांधी की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या के बाद में कांग्रेस को जब फिर से सत्ता में आने का मौका मिला, तो नरसिंह राव भी जो है वो नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने। वो भी धर्म भीरू प्रधानमंत्री थे। और बाबरी मस्जिद उन्हीं के जमाने में, अब तो खैर उसको बाबरी मस्जिद कहना अपराध हो गया है, ढांचा ही कहेंगे। उनके जमाने में भी वो ढांचा ढहा, उसमें कहीं ना कहीं माना गया कि केंद्र सरकार की ढील पोल थी। और उन्होंने जो है अटल जी को, जो उन्हें पता था, अटल जी का चेहरा आगे रखने से ही एक भ्रम पैदा करके, और भारतीय जनता पार्टी जैसी जो उनकी मनोभावना के अनुरूप कांग्रेस का विकल्प होना चाहिए था, उसको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो उन्होंने अटल जी को सर्वश्रेष्ठ सांसद के रूप में नवाजा। और अपने पार्टी के, अपने विरोधियों, अपने प्रतिद्वंदी का सफाया करने के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी में अटल जी के लिए बाधक बन सकते थे, लालकृष्ण आडवाणी जैसे नेता, उन सबको उन्होंने हवाला कांड में एक साथ निपटा दिया था। तो ये काम नरसिंह राव दीक्षित के प्रति इसी कारण आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मन में, खास तौर से जो विचारधारा से प्रेरित नेता है, संघ की विचारधारा, उनके मन में उनके प्रति बड़ी श्रद्धा उमड़ती देखी जाती है। और वो जो है सोनिया गांधी को लांछित करने के लिए उनकी जो उनका शव नहीं कांग्रेस कार्यालय में नहीं रखने दिया गया था, उनकी मृत्यु के बाद उनका जो है अंतिम संस्कार
आंध्र प्रदेश में, उनके गृह प्रदेश में करने के लिए जो मजबूर किया गया था तथाकथित रूप से उनके परिजनों को, उन सब बातों को, उन सब मुद्दों को बहुत उछालते हैं और उनकी वो सहानुभूति और श्रद्धा छुपी नहीं रह पाती जो है वो नरसिंह राव के प्रति। उसके बाद में अटल जी आए। अटल जी को गठबंधन सरकार चलानी पड़ रही थी। उनके तमाम सहयोगी धर्मनिरपेक्ष प्रकृति का दिखावा करते थे, तो उनकी भी उनको लाज रखनी थी। तो इसलिए अटल जी अपनी पार्टी का एजेंडा, अपनी पार्टी की विचारधारा को उस ढंग से लागू नहीं कर सकते थे जैसी कि उनकी पार्टी से, उनके और संघ जैसी की अपेक्षा करता था। लेकिन मोदी जी तो गुजरात से ही जो छवि लेकर आए हैं और अब तो वो निष्कंटक हो चुके हैं। वो मुस्लिमों को दानिश अली जैसे मुस्लिम सांसद को संसद के अंदर गाली देने वाले राम सिंह बिधूड़ी के खिलाफ भी वो जरूरत नहीं करते, कार्रवाई करने की जरूरत महसूस करते। वो टी राजा जैसे जो है बहुत ही सांप्रदायिक रूप से वैमनस्यकारी भाषण देने वालों की भी हौसला अफजाई करने से नहीं चूकते। उनका एक बार उन्होंने निलंबन कर दिया था तब उन्होंने मोहम्मद साहब के बारे में कुछ कहा था, लेकिन फिर उनका निलंबन वापस लेके उनको तेलंगाना विधानसभा के चुनाव का लड़ने का मौका दिया और वो विधायक भी चुन गए। वहां पर भी उन्होंने राजस्थान में भी एक महंत को उनकी भाषा का ख्याल न करते हुए वहां प्रज्ञा ठाकुर को उम्मीदवार बनाया, जो बहुत ही उग्रवादी किस्म की भाषा बोलती, उनको उम्मीदवार बनाया। तो अब तो कोई इस बात का कोई लिहाज नहीं रह गया, कोई पर्दा नहीं रह गया कि भारतीय जनता पार्टी खास डायरेक्शन में देश को ले जाना चाहती है। तो उससे सभी जगह ऐसे नौकरशाहों की भी प्रमुख पदों पर जरूरत है और जो उस डायरेक्शन के हामी हो, जो उस डायरेक्शन की दिशा में आगे बढ़ाने का प्रशासन को जो है खुद एक सोच रखते हो और उत्साह दिखा सकें। तो उसमें बहुत मुफीद प्रशांत कुमार लगते होंगे। तो इसलिए प्रशांत कुमार को ये देना तय माना जा रहा था, लेकिन हमने कहा कि चूंकि इतने कनिष्ठ हैं तो इसलिए उसमें बाधाएं थी, पर उनको अंततः कहता है इसलिए उनको केवल अभी कार्यवाहक बनाए रखा गया है और कार्यवाहक के तौर पर ही उनको, लेकिन उनका कार्यवाहक का कार्यकाल एक लंबा चलेगा। इसके पहले जो डीजीपी योगी सरकार में बनाए गए थे उत्तर प्रदेश में, सुलखान सिंह, वो तो उनकी ईमानदारी थी और उनका जो प्रोफेशनल ढंग से काम करने का तरीका था, इसलिए उनको अवसर दिया गया था। और उसके बाद में जो है वो सुलखान सिंह के बाद में हितेश्वर अवस्थी बनाए गए डीजीपी। वो भी उतने ही ईमानदार थे, लेकिन वो उतने कर्मठ नहीं थे। वो एक सीबीआई में उन्होंने लंबे समय तक नौकरी की थी, इसलिए उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी नहीं थी। वो एक डब्बू किस्म की तरह की, एक बड़े बाबू की तरह डीजीपी के रूप में कार्य संचालन करते रहे थे। उसके बाद में ओपी सिंह आए और ओपी सिंह के अंदर लीडरशिप की जबरदस्त क्वालिटी थी और खासतौर से योगी का जो पर्सनल एजेंडा था, ठोंको नीति वाला, उसको लेके वही आए थे ओपी सिंह। तो इसलिए ओपी सिंह उनकी योगी सरकार की आंख के तारा बन गए थे और इसका फायदा उठा के उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसले पुलिस के लिए करवाए, जिनमें पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करना शामिल है। ओपी सिंह ने ये काम किया। ओपी सिंह के बाद में फिर उसके बाद में मुकुल गोयल आए। तो मुकुल गोयल का जो कार्यकाल, मुकुल गोयल एक प्रोफेशनल ढंग से काम करने वाले अधिकारी थे, उनकी में वैसे कोई खोट नहीं था, लेकिन मुकुल गोयल जो है वो कोई उनके ऊपर कोई ऐसा आरोप भी नहीं था कोई उन्होंने, लेकिन मुकुल गोयल के साथ कई चीजें जो प्रतिकूल पड़ गई। एक तो अमित शाह के आदमी थे, तब तक अमित शाह और योगी जी में शीत युद्ध शुरू हो चुका था, तो इसलिए भी योगी उनसे कुपित थे और उनको सशंकित निगाहों से देखते थे। दूसरी बात कह रहे बाकी कुछ योगी के चहेते अफसरों ने योगी सिंह को उनके खिलाफ भड़काया। और तीसरी बात ये थी कि
वो जो है कमिटेड नहीं हो पा रहे थे उस विचारधारा के प्रति जिसकी अपेक्षा इस सरकार में वर्तमान की सत्तारूढ़ पार्टी करती है, उससे वो कमिटेड नहीं हो पा रहे थे। तो एक विशुद्ध प्रोफेशनल, खांटी प्रोफेशनल अधिकारी होने के कारण उन्होंने पहली कॉन्फ्रेंस में ही कुछ ऐसी बात कही थी जो ठोको नीति के प्रतिकूल जाती थी। उन्होंने कहा मुठभेड़ हमारी कोई नीति नहीं रहेगी, और उन्होंने जो है उन्होंने कहा था कि अगर आत्मरक्षा में गोली चलाने की बात आ जाए तो बात दूसरी है, लेकिन ठोको हमारी नीति होगी। यही उनका बयान, जो शुरुआती बयान था, पहला बयान डीजीपी के रूप में, यही उनके लिए अभिशाप बन गया, यही उनका अपराध बन गया। और इसी की वजह से बाद में उनको जलील करके और हटाया गया। और उनके बाद में जो देवेंद्र सिंह चौहान आए, उनको पहले से उनका योगी जी की निगाह में कितनी अहमियत थी तो पहले से इस बात से जाहिर था कि वो जो है देवेंद्र सिंह चौहान के पास में विजिलेंस विभाग भी देख रहे थे, इंटेलिजेंस विभाग भी देख रहे थे। ऐसा कभी हुआ नहीं था। और फिर उनको फिर जो है जब उनका नाम भेजा गया उनके लिए, उसके लिए स्थायी डीजीपी के लिए, वो उनको क्योंकि स्थायी डीजीपी बनाना चाहते थे, तो केंद्र सरकार ने सवाल कर लिया कि आखिर मुकुल गोयल को आपने हटाया क्यों, उनके खिलाफ लिखित में आरोप क्या है मुकुल गोयल के खिलाफ। और एक बार डीजीपी की जब नियुक्ति हो जाती है तो सुप्रीम कोर्ट की ने जो रूलिंग दी उसके मुताबिक 2 साल तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि कोई विशेष कारण ना हो। तो आपने कोई विशेष कारण दिया नहीं तो हटाया क्यों। तो जब ये जवाब सवाल होने लगे तो उन्हें लगा कि अब जो है योगी को लगा कि अब जब उनकी सरकार घेरने लगी तो फिर उन्होंने केंद्र को पैनल ही नहीं भेजा संघ लोक सेवा आयोग के लिए, और उन्होंने फिर एक्टिंग डीजीपी बना दिया देवेंद्र सिंह चौहान को। देवेंद्र सिंह चौहान भी खैर कैसे भी हो, लेकिन कार्यकुशल तो थे ही देवेंद्र सिंह चौहान, और वो भी ओपी सिंह की तरह धाकड़ अधिकारी थे। तो उनका और योगी जी के इसलिए वो रहे, आंखों के तारे रहे। देवेंद्र सिंह चौहान के बाद में फिर जो है तो डीजीपी बने वो विजय कुमार थे। तो उन्हें तो नहीं, सॉरी, उनके बाद में राजकुमार विश्वकर्मा को डीजीपी बनाया गया। राजकुमार विश्वकर्मा तो फिर तो ये था कि मुख्यमंत्री योगी पर आरोप लगने लगे थे कि वो जो पोस्टिंग देने में दलितों के साथ और पिछड़ों के साथ में भेदभाव की भावना रखते हैं, और योग्यता को लेकर उनके जातिगत प्रभाव हैं, पूर्वग्रह हैं। वो मानते हैं कि योग्यता और क्षमता तो केवल सवर्णों में ही हो सकती है, इसलिए वो उनको नहीं देना चाहते। तो इससे एक असंतोष पैदा हो रहा था जो बहुजन वर्ग है उसमें। तो संतोष को साधने के लिए पहले राजकुमार विश्वकर्मा को बनाया गया। वो भी प्रोफेशनली तो बहुत मजे हुए अधिकारी थे, लेकिन उन्होंने लो प्रोफाइल में रख के काम किया। और उसके बाद में लेकिन वो भी उनका कार्यकाल सीमित था, इसलिए उनको जो है उनका नाम भी पैनल में केंद्र सरकार को जो पैनल भेजा जाना था वो फिर नहीं भेजा गया, और उनको एक्टिंग डीजीपी उनको भी बनाया गया। और उसके बाद में विजय कुमार को भी वही डीजीपी की नियुक्ति में सामाजिक समीकरण साधने के लिए, क्योंकि मुख्य सचिव पहले से ब्राह्मण जाति का पहले से सवर्ण है, तो इसलिए फिर उसमें भी वही सामाजिक समीकरण साधने के लिए उनको जो है विजय कुमार को की अनुसूचित जाति से आते हैं और गोरखपुर में रहे। हालांकि उनसे समय समय पर योगी नाराज भी होते रहे, क्योंकि उनकी जो शुरुआत हुई थी, पहला जो उनको जिला मिला था वो मायावती के पहली बार मुख्यमंत्री के कार्यकाल में मिला था, और वो मायावती के नजदीकी भी माने जाते थे, और वो तो जो है बसपा की मानसिकता मानी जाती थी उनकी, इसलिए योगी जी शुरू में उनको सशंकित भी रहते थे। हालांकि अब स्थितियां बदल चुकी हैं। अब जब बसपा का कोई भविष्य नहीं रह गया है तो वो भी अब भाजपाई चोला ओढ़ने की फिराक में है। वो अपने जो गृह जनपद है, अपने गृह निर्वाचन क्षेत्र में, यानी जालौन, गरौठा, भोगनीपुर संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से टिकट भी मांग रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी
दलितों को लेकर नए सामाजिक समीकरणों में नए सामाजिक समीकरणों की ओर देख रही, वो सोच रही कि कोरियों का तो पेटेंट हो गया है, लेकिन मायावती जी की बिरादरी पर अब उसकी निगाह है, क्योंकि उसे दिख रहा है कि मायावती जी की पार्टी खत्म होने वाली है, तो उसकी उनकी बिरादरी विकल्प को तलाशेगी। तो उस विकल्प को तलाशने के लिए उनकी मायावती की बिरादरी पर निगाह है। तो हो सकता है कि इस संसदीय क्षेत्र में अब की बार वो कोरी की बजाय और मायावती की बिरादरी को आजमाए और उसमें उनकी लाठी खुल जाए विजय कुमार जी की। लेकिन विजय कुमार जी को बनाया गया था। कल योगी जी गए भी थे, कन्नौज भी कल गए थे। कन्नौज में भी उन्होंने मायावती की बिरादरी की कमजोर इसी नस को छुआ। उन्होंने कहा वहां पे जो वो चिकित्सा महाविद्यालय बनाया गया था मायावती के समय, वो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम के लिए समर्पित था। लेकिन मुलायम सिंह यादव की मानसिकता तो दलित विरोधी रही थी, जाहिर ही हो गया। तो भले उन्होंने एक बार बसपा से समझौता करके ही राजनीतिक पुनर्जीवन पाया हो, जबकि 1991 में वो राजनीतिक अस्ताचल की ओर चले गए थे, राजनीतिक गुमनामी की ओर के खोने की ओर पहुंच गए थे। तो उन्होंने तो बसपा ही थी, दलितों की पार्टी थी, जिसने उनको राजनीतिक पुनर्जीवन दिया था। लेकिन वो जब गठबंधन टूटा बसपा से, तो वो समूचे दलितों के प्रति घृणा के भाव से भर उठे थे। इसलिए उन्होंने जो है उनके प्रभाव में अखिलेश जब मुख्यमंत्री शुरू में बने, वो कई ऐसे फैसले किए जो आज अखिलेश को बहुत भारी साबित हो रहे, और जिसके कारण से वो बहुत कोशिश करके भी और दलितों का विश्वास नहीं जीत पा रहे, जिनमें दलित अधिकारियों को प्रमोटेड दलित अधिकारी को रिवर्ट किया जाना था। उरई का चिकित्सा महाविद्यालय जो काशीराम की स्मृति को समर्पित था, उसका जो है नाम बदलना, और कन्नौज के चिकित्सा महाविद्यालय का नाम से बाबा साहब का नाम का हटाया जाना था। कल योगी जी ने जाके इसी दुख की रग को दलितों की छेड़ा, क्योंकि कन्नौज में भी मायावती की बिरादरी का काफी अच्छा वर्चस्व है। उन्होंने यही कहा कि वो तो बाबा साहब के नाम से इतना ही उनकी पार्टी को इतनी ज्यादा वो करती रही है, वितृष्णा करती रही है, इस बात को उन्होंने वहां पे उठाया। तो अब हो सकता है कि विजय कुमार की यहाँ से लॉटरी खुल जाए जालौन करोठा संसदीय क्षेत्र से, या हो उनकी बिरादरी के दूसरे नेताओं पर भी निगाह फेंकी जा रही। खैर ये तो एक राजनीतिक विषय है, लेकिन विजय कुमार जी की प्रवृत्ति पुलिस से ध्यान हटके उनका आर्कियोलॉजी की तरफ ध्यान चला गया था, और उसके बाद में पुलिसिंग की वो खो चुके थे, पुलिसिंग का गुण। इसलिए भी वो बहुत ही लो प्रोफाइल में चले, और योगी के कार्यकाल के सबसे ज्यादा नीरस डीजीपी साबित हुए विजय कुमार। अब प्रशांत कुमार ने जब डीजीपी के रूप में कार्यभार संभाला है, और संयोग से वो बहुत ही विश्वास पात्र हैं, और योगी जी को कोई भी सलाह दे सकते हैं, और योगी जी उसको मान भी सकते हैं, और उसको योगी जी मानेंगे भी, क्योंकि उन पर विश्वास करते हैं। तो अब मौका है कि पुलिस में उनके कारण से पुलिस के तंत्र में क्या सुधार आता है, जब उनका यह क्यों, और उनकी एक दक्ष पुलिस अधिकारी के रूप में भी छवि रही है। वो लंबे समय से डीजीपी दफ्तर में है, डीजी लॉ एंड ऑर्डर का पहले कई डीजीपी के कार्यकाल में उन्होंने कार्यभार देखा, और असली तौर पे वही वो कार्यभार संभालते रहे। वहां पे भी उन्होंने दक्षता का प्रदर्शन किया, और अभी स्पेशल डीजीपी के रूप में असली काम वही कर रहे थे। विजय कुमार तो केवल एक तरह से बउआ बने कुर्सी पर बैठे रहते थे, असली काम वही कर रहे थे। और अब जब खुद ही काम संभाल रहे, उन्हीं के कंधे पर लीडरशिप का भार आ पड़ा है, तो उन्होंने अपना काम करना शुरू किया है। और लेकिन उनसे एक बड़ी अपेक्षा है, उनसे एक तरह ओपी सिंह की तरह से काम करने की अपेक्षा। कुछ जो है, जिस तरह से ओपी सिंह ने ऐतिहासिक काम किए पुलिस के लिए, वो क्या करवा पाते, लेकिन साथ साथ में लोगों की अपेक्षाएं हैं। जब योगी जी भी आए,
योगी जी आए तो वो बेईमानी को बहुत नापसंद करते थे। उन्होंने उस समय योगी जी को ये पता नहीं था कि जो है उनको राजनीतिक रूप से किन दुष्कर स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब उनका अमित शाह से टकराव शुरू हुआ, जब उनके भी पैर उखाड़ने की चर्चाएं शुरू हुई और जब विधायकों के असंतोष के आधार पर उन्हें जो है कैन से दबाने की कोशिश की जाने लगी, जब उनको जो है नौकरशाही के असंतोष के आधार पर दबाई जाने की कोशिश की जाने लगी, तो उन्हें कई व्यवहारिक समझौते करने पड़े। तो पहले जब जहाँ ये था कि अगर किसी भी अधिकारी पर किसी भी जो पुलिस में एक लंबे समय से प्रथा चली आ रही थी थानों को बेचने की, अगर जरा भी किसी पर यह एक आरोप लगा तो वो उसको जो है उस एसपी को निर्वासन में भेजने में चूक नहीं करते थे। और कई एसपी इसमें निपटे और वैभव कृष्ण ने वहाँ एक दक्षिण भारतीय एसपी थे आजमगढ़ में, एसएसपी, तो उन्होंने एन कोलांची उनको तो निलंबित ही कर दिया था। जो नोएडा के तत्कालीन एसएसपी थे वैभव कृष्ण, जो अब डीआईजी बन चुके, उनकी छवि भी बहुत ही ईमानदारी की एसपी की थी। उन्होंने एक टेप के माध्यम से जब ये उजागर किया कि इतने जो जिलों के जो एसपी हैं वो खुलेआम सौदेबाजी करते चार्ज देने में, तो वो सारे तो एसपी हटा ही दिए गए, लेकिन साथ में उनकी भी ये जरूरत मानी गई अनुशासनहीनता कि उन्होंने प्रेस को ये टेप कैसे लीक किया। और उनकी सर्कस से ओपी सिंह जो व्यवहारिक किस्म के थे, तो उनके भी हितों को उससे नुकसान पहुंचा था, तो उन्होंने ओपी सिंह ने भी मोदी जी के कान भरे, तो उसमें निलंबित वैभव कृष्ण भी हो गए थे। लेकिन उसके बाद में माहौल बदला और जब व्यवहारिक समझौते हो गए तो फिर इस बात पर गौर करना बंद हो गया कि कौन एसपी क्या कर रहा है, और फिर वही डर्रा चल पड़ा। ज्यादातर जिलों में एसपी, डीआईजी, एडीजी सारे के सारे थानों की नीलामी बुलवाने लगे, और अब आज ये ढांचा जो है वो धड़ल्ले के साथ चलता देखा जा रहा है। अब योगी इस पर कोई कदम नहीं उठा पा रहे, उन तक बात इसलिए नहीं पहुंच रही कि कोई शिकायत करे भी क्या। विधायक भी अब शिकायत न करने से बाहर जाने लगे, और जब एसपी पैसे भेजते तो विधायकों के भी कहने से थोड़े बहुत काम उल्टे सीधे कर देते, तो विधायक को मान लिया कि इतने में ही संतुष्ट है ना, ठीक है इस निजाम में, तो इसलिए अब चर्चा भी करना बंद हो गई। तो हो सकता है कि योगी जी को मालूम ही न पड़ रहा हो कि अब किस ढंग से थाने नीलाम होने शुरू हुए, कैसे फिर थानेदारों की पोस्टिंग में ज्यादातर जगहों पर खुलेआम पैसा लिया जा रहा है, एडीजी स्तर तक पैसा लिया जा रहा है। तो अब प्रशांत किशोर ने जब एक कार्यभार संभाला है और वो एक कमिटेड जो है डीजीपी भी कमिटेड अधिकारी भी है, तो जो भारतीय जनता पार्टी की एक जो नीति रही, पार्टी विद ए डिफरेंस, तो उस नीति को पुलिस विभाग में साकार करने के लिए, उस अपनी सत्तारूढ़ पार्टी की उस नीति को साकार करने के लिए वो इस पर को कितनी रोक लगा पाते, वो जो है इंटेलिजेंस कलेक्ट करने का इस मामले में कितना प्रयास करते हैं कि कितने एसपी ऐसे हैं, क्या वो कोई ऐसा तंत्र विकसित करेंगे जिससे उन्हें पता चल सके कि एसपी जो है कि उन्हें उनको ये जानकारियां मिलती रहा करें, उनके पास में इस बात की अभिसूचनाएं पहुंचती रहा करें कि कौन एसपी बहुत ज्यादा लूटमार मचाए हुए है थानाध्यक्षों के माध्यम से, थानाध्यक्षों की थाना इंस्पेक्टर और वो जो है सुनिश्चित करने में पैसे की सबसे ज्यादा वसूली करता है। और वो चाहेंगे तो वो एसएसपी और वो डीआईजी, आईजी और आईजी और एडीजी संड भी होंगे, क्योंकि योगी जी उनकी बात को नहीं टालेंगे जब वो प्रशांत कुमार का एक जो है
इतना विश्वास करते हैं। और प्रशांत कुमार हमने ये तो दिखाई दिया कि भले ही वो भी कुछ हद तक व्यवहारिक होंगे, लेकिन व्यवहारिक होने के साथ साथ में वो जनता की संतुष्टि को अपनी सफलता का सबसे बड़ा पैमाना मानते हैं। और जिसके तहत अभी उन्होंने जो ताजा डीजीपी बनने के ताजा आदेश जारी किया, उन्होंने कहा हर पुलिस अधिकारी वो जो सीओजी नंबर है लोगों का वो जरूर अटेंड करे और सोशल मीडिया की खबरों को गंभीरता से संज्ञान में ले और उस पर तत्काल एक्शन करे। इस ढंग की उन्होंने जो निर्देश जारी किए, उन्होंने ये दिखा दिया कि जनता की संतुष्टि ही उनके लिए सबसे बड़ा पैमाना होगा। तो उस संतुष्टि में ये भी शामिल है कि जनता एसपी और एसएचओ और एसओस को ईमानदार समझती हो, उन्हें पैसे का लालची न समझती हो, ऐसे ही लोग नियुक्त हो सके। भले ही इससे कोई जाति विशेष के लोगों की इन पदों पर तैनाती की संख्या में कमी आती हो तो आती रहे, लेकिन ये करके प्रशांत कुमार दिखाएंगे, ऐसी अपेक्षा लोग उनसे करते हैं। और बाकी यह है कि वो ऐतिहासिक फैसले कितने करवा पाते योगी जी की सरकार से, ये भी देखने वाली बात होती है। और जो पीड़ित लोग हैं जिनको अभी न्याय नहीं मिल पाता, उनको न्याय सुगमता पूर्वक मिले, इसके लिए उनके कार्यकाल में कितनी प्रगति होती है। हालांकि वो जब स्पेशल डीजी रहे, डीजी लैंड ऑर्डर के रूप में, उनको वो लोगों के लिए सुलभ रहने का उन्होंने प्रयास किया है, इसके लिए उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। तो इसी कारण से जनता की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा जुड़ी हैं। अब देखना होगा, अभी तो उन्होंने काम शुरू किया है, अभी उनकी काम की बानगियाँ अभी सामने आएंगी और उम्मीद की जानी चाहिए कि वो बड़ी सुखप्रद होंगी। इतने के साथ ही धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।